हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और उससे आगे की दुनिया के सबसे आकर्षक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स का पता लगाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व प्राचीन भारत के मगध राज्य में हुआ था। वह महानता प्राप्त करने के लिए निश्चित था, हालांकि भटकते सन्यासी से एक संयोगवश मुलाकात उसे महानता के मार्ग पर ले जाने में सफल हुआ। एक युवा लड़के के रूप में चंद्रगुप्त को एक दूर के राज्य में अपनी मां के परिवार के साथ रहने के लिए भेजा गया था। वहां उन्होंने दुनिया के तौर तरीकों के बारे में सीखा और ऑब्जर्वेशन की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने करुणा की गहरी भावना और अपने से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने की इच्छा भी विकसित की। एक दिन जंगल में भटकते हुए चंद्रगुप्त की भेंट एक भटकते साधु से हो गई। भिक्षु बूढ़ा और कमज़ोर था और वह अकेला ही यात्रा कर रहा था। चंद्रगुप्त को साधु पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपनी यात्रा में मदद करने की पेशकश की। भिक्षु ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया और दोनों एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो चंद्रगुप्त के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अपनी यात्रा के दौरान भिक्षु ने चंद्रगुप्त को दुनिया के तरीकों के बारे में सिखाया। उन्होंने उसे करुणा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने उसे ज्ञान की शक्ति के बारे में भी सिखाया और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए वो भी सिखाया। जैसे जैसे वो यात्रा करते गए, चंद्रगुप्त दुनिया को एक नई रोशनी में देखने लगे। उन्होंने गरीबों और दलितों की पीड़ा देखी और उनकी मदद करने की तीव्र इच्छा से भर गए। उन्होंने शासक वर्ग के भ्रष्टाचार और लालच को भी देखा और वह दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एक ज्वलंत इच्छा से भरे हुए थे। जब वे अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचे तो भिक्षु ने चंद्रगुप्त से कहा कि वह महानता के लिए किस्मत से बने हैं। उन्होंने कहा कि उनकी एक विशेष नियति थी और वह दुनिया को बदलने के लिए ही बने थे। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शेर की एक छोटी सी मूर्ति दी और कहा कि यह उनके भाग्य की याद दिलाएगा। उस दिन से चंद्रगुप्त दुनिया को बदलने की एक ज्वलंत इच्छा से भर गया था। वह जानता था कि उसकी यह विशेष नियति थी और उसे वो पूरा करने के लिए दृढ़ था। चंद्रगुप्त मगध लौट आया और अनुयायियों का एक समूह को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें युद्ध और राजनीति के तरीकों में प्रशिक्षित किया और उसने राज्य को संभालने के लिए एक रणनीति विकसित करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली चुनौती तब आई जब उन्हें राजा धनानंद द्वारा कब्जा कर लिया गया। धनानंद एक क्रूर और निर्दयी राजा थे और उनके मन में असहमति के लिए कोई सहनशीलता नहीं थी। जब उसने सुना कि चंद्रगुप्त उसे उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है तो उसे जेल में डाल दिया। लेकिन चंद्रगुप्त डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जेल में से अपने समय का उपयोग समर्थन जुटाने और अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए किया। अपने अनुयायियों की मदद से चंद्रगुप्त जेल से भागने और पूर्ण पैमाने पर विद्रोह शुरू करने में सक्षम हुआ। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन वह उग्र रूप से समर्पित और अत्यधिक अनुशासित थी। वो इतनी क्रूरता से लड़े कि उनके विरोधी दंग रह गए और जल्द ही उन्होंने निर्णायक जीत की एक श्रृंखला जीत ली। जैसे जैसे चंद्रगुप्त की सेना बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। लोग उन्हें नायक, दलितों के रक्षक और कमज़ोरों के रक्षक के रूप में भी देखने लगे। उनका नाम साहस और सम्मान का पर्याय बन गया था और उनके अनुयायियों का मानना था कि उन्हें पूरे भारत में सबसे महान राजा बनना तय था। आखिरकार चंद्रगुप्त धनानंद को हराने और मगध पर अधिकार करने में अब सक्षम था। उसने ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया और वह जल्द ही भारतीय इतिहास में सबसे महान राजाओं में एक के रूप में जाने जाना लगा था। चंद्रगुप्त के शासन काल को शांति और समृद्धि द्वारा चिन्हित किया गया था। उन्होंने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने गरीबों के उत्थान और अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद की। उसने एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा किया। एक जैसे दिन बीतते गए, चंद्रगुप्त को बेचैनी होने लगी। वह जानता था कि वह और अधिक करने में सक्षम है और वह इसे साबित करना चाहता था। वह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और अंततः दुनिया को जीतने का सपना देखने लगा। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था और जब उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी नदी को पार करने के लिए संघर्ष कर रही है,
उसने देखा कि चींटी बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन वो बार बार बह जाती है। लेकिन अंत में चींटी एक पत्ते पर चढ़ने में कामयाब रही और नदी के उस पार तैर गई। चंद्रगुप्त चींटी के दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि अगर इतना छोटा सा जीव इतनी बड़ी बाधा को पार कर सकता है, तो वह तो सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने सोचा था। इस नए संकल्प के साथ चंद्रगुप्त ने समर्थकों को इकट्ठा किया और एक सेना का निर्माण शुरू कर दिया। उन्होंने एक बुद्धिमान सलाहकार चाणक्य से भी मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने युवा व्यक्ति में बड़ी क्षमता देखी। साथ में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने शक्तिशाली नंद वंश को फाइनली उखाड़ फेंकने की साजिश रची, जिसने उस समय उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। उन्होंने सैनिकों की भर्ती की, पड़ोसी राज्यों के साथ गठजोड़ किया और नंद दरबार में घुसपैठ करने की एक गुप्त योजना तैयार की। अंत में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र की नंद राजधानी पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। 30,000 सैनिकों की अपनी सेना के साथ वह नंद सेना को हराने और शहर पर कब्जा करने में कामयाब रहे। चंद्रगुप्त अब दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में एक शासक था। उसने अपने राज्य का विस्तार करना जारी रखा, अधिकांश उत्तरी भारत और वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त के शासन में मौर्य साम्राज्य फला फूला। उन्होंने कृषि और व्यापार में सुधार के लिए नीतियों को लागू किया और परिवहन और संचार की सुविधा के लिए सड़कों का एक नेटवर्क बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य के प्रांतों में विभाजित करके और उनकी देखरेख के लिए राज्यपालों को नियुक्त करके एक परिष्कृत प्रशासनाली प्रणाली भी स्थापित की। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद चंद्रगुप्त अपनी प्रशंसा पर आराम करने से संतुष्ट नहीं थे। वह अपनी साम्राज्य का विस्तार करने का सपना देखते रहे और मगध के धनी राज्य पर अपनी नजरें गड़ाए रहे, जो पूर्व की ओर था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने बड़े पैमाने पर मगध पर आक्रमण किया। लड़ाई लंबी और क्रूर थी, लेकिन अंत में चंद्रगुप्त विजयी हुए। उसने मगध को अपनी बढ़ते साम्राज्य में शामिल किया और दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में एक बन गया। हालांकि चंद्रगुप्त का शासन इसकी चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्होंने कई विद्रोहों और हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ा था और उन्हें प्राचीन भारत के जटिल राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करना पड़ा था। लेकिन वह अपने लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के संकल्प पर अडिग रहे। अपने बाद के वर्षों में चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन त्याग दिया और जैन भिक्षु बन गए। उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक खोज के लिए समर्पित कर दिया था। 297 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया, जो एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ गए जो आने वाले सदियों तक बनी रहेगी। आज चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के महानतम नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की उनकी उल्लेखनीय कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो कृपया टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।